स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम LLB का पेपर। तो ये नहीं कि आपके कोर्स से संबंधित नहीं है या फिर आपने BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है तो फिर इस पेपर का सलूशन नहीं देखना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। आपके सब्जेक्ट में भी लीगल एप्टीट्यूड है, आपके एग्जाम में भी लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम पे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पकड़ बनेगी। तो कोशिश करिए अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हैं। जानिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, लगभग 70 से 80% चीज़ें मैंने लीगल एप्टीट्यूड को आपको क्लियर करा दी हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि पेपर प्रैक्टिस कराऊं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितना आपने पढ़ा और कितना आप उसका रीयूज कर पा रहे हो और क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है ना जहाँ पे माइनस मार्किंग होता है और कुछ ऐसी होती है जहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो सभी लोग समझ जाओ। कुछ लोग ये कमेंट करने वाले हैं वीडियो के नीचे, तो मैं आपके कमेंट का जवाब पहले ही दे रही हूँ कि क्या ये BLLB के लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी क्या GS पूछे जाने वाले हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लीगल एप्टीट्यूड पूछे जाने वाला है। तो इस पेपर में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसे अवॉइड ना करें। सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान में दें। ठीक है, ये नहीं है कि LLB का है तो आपको नहीं पढ़ना है, BA LLB का है। जस्ट यही होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन चीज़ें वही पढ़नी है। और जब मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो उसको डिटेल में आपको समझाती हूँ कि यहाँ से किस तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन का सलूशन जरूर देखा करें। ठीक है, इसे अवॉइड नहीं करेंगे। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि BHU का क्या पैटर्न है। BHU में देखिए, पेपर जो होता है 2 सेक्शन में बटा होगा। ठीक है, पहले सेक्शन में आपको 1 से क्या होंगे 130 क्वेश्चन देखने होंगे और दूसरे सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के 20 क्वेश्चन होंगे। और जो आपके 130 प्रश्न देखने को मिलते हैं ये क्या होते हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषयों पर और सामान्य विधि और अभिरुचि, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 टॉपिक होंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट हो गए जिनमें आपके BHU के 130 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपके 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो यही प्रक्रिया लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ का होता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, तो यदि आप गलत आंसर देते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप सभी प्रश्नों का सही आंसर दें, गलत आंसर ना करें। अब जानते हैं कि गलत मार्किंग करने पे कितने अंक काटे जाएंगे। देखिए, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। अभी ये पुराना प्रश्न पत्र है, 2018 का प्रश्न पत्र है। नए प्रश्न पत्र की क्या प्रणाली है वो तो आपको उसका BHU का नया नोटिफिकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, एक प्रश्न क्या है 2018 में 3 नंबर का था, जिसमें से एक गलत आंसर देने पे आपके 1 नंबर कट जा रहे थे, और अगर सही आंसर देते हैं तो 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे और आज के प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखेंगे और देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग को ननी पालकीवाला द्वारा संविधान का पहचान पत्र के रूप में वर्णित किया गया है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्या आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है? अगर पता है तो बताएं, नहीं पता तो हम बताएंगे ही। ऑप्शन इसमें दे रखा है मूल अधिकार, ऑप्शन B दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन C दिया है इसमें संघात्मक ढांचा, और ऑप्शन D दिया है प्रस्तावना को ननी पालकीवाला ने संविधान की पहचान पत्र बताया है। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जिनको भाई इंग्लिश में प्रश्न देखना है वो ऊपर देख सकते हैं, हिंदी के ऊपर आपका इंग्लिश में भी प्रश्न दिया हुआ है। तो ये नहीं कहेंगे कि हमको इंग्लिश में बताइए तभी हम समझ पाएंगे। प्रश्न को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
ननी पालकीवाला ने प्रस्तावना को बताया है संविधान का पहचान पत्र। नोट कर लेंगे इस प्रश्न को, ये पूछा हुआ प्रश्न है। या फिर इस प्रश्न का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे अगर आप, तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में तो आपको कहीं भी क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं दिख रहा ना, क्योंकि डीडीओ का जब मैंने पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें आप लोग को ये दिक्कत हो रही थी कि आपने ट्रिक कर रखा है। भाई मैंने पेपर नहीं दिया था, जिसका पेपर था उसने पहले से ट्रिक कर रखा था, ठीक है ना, तो उसमें मेरी फॉल्ट नहीं थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न हमारा है, क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिया है ए, मूल कर्तव्य में यह प्रावधान है, और ऑप्शन 2 दिया है मूल अधिकार में यह प्रावधान किया गया है, और ऑप्शन 3 दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान किया गया है, और ऑप्शन डी दिया है प्रस्तावना में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो इसको एलिमिनेट करके कैसे आप सही आंसर तक पहुँचेंगे। पहली बात ये जान लीजिए कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान के विषय में पूरा डिटेल है, जिसको पढ़ करके आप भारतीय संविधान को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रावधान की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत पहले ही हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मूल अधिकार में क्या बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। इसके बाद आता है मूल कर्तव्य। तो जब भारतीय नागरिकों के कर्तव्य की बात की जा रही है तो यहाँ पे शांति और सुरक्षा की बात तो आएगी नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर अब बताएंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल आपके पास इसका आंसर मिल गया है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर? तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उन्नयन का प्रावधान करते हैं, और यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कही गई है, ठीक है। नोट कर लेंगे, अनुच्छेद भी नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 51 के तहत ये बताया गया है भारतीय संविधान में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए उन्नयन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न जानेंगे। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? जल्दी से प्रश्न का आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए फजल अली आयोग, ऑप्शन बी सहकारिता आयोग, ऑप्शन सी है नानावती आयोग, और ऑप्शन डी है लिबरहान आयोग। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए फजल अली आयोग के आधार पर भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए इसी समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को आंसर किया उनका आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा था तो इस आंसर को नोट कर लीजिएगा और ये जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए, ये क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना भाई। चलो प्रश्न देखते हैं। भारत में मूल का व्यक्ति PIO, ठीक है, के संप्रत्यय को समावेशित किया गया किस वर्ष में? PIO को समावेशित किया गया है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? कब किया गया था PIO को समाहित? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दे भाई। ऑप्शन ए है 2015 में, ऑप्शन 2 है 2002 में, और ऑप्शन 3 है 2006 में, और ऑप्शन डी है 2016 में। अगर आ रहा है तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है 2002 में भारत में भारतीय मूल का व्यक्ति यानी कि PIO के संप्रत्यय को समावेशित किया गया था। इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया है, यानी कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था? समावेशित किया गया है। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू की समिति पे, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति पे, और ऑप्शन 3 है अरुण जेटली की समिति पे, और ऑप्शन 4 है
माली मथ समिति पे। जल्दी से कमेंट करें क्या है इस प्रश्न की सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न है, मैंने ये प्रश्न आप सभी को पढ़ाया है और पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेशित किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सभी पॉइंट नोट करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेशित किया गया था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में जो है मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था, समावेशित किया गया था भारतीय संविधान में, तो 1976 में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था वो इंदिरा गांधी का था, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये संशोधन किया गया था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर आ रहा है तो ठीक, वरना मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन ए को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, ठीक है। 1955 में इसका गठन किया गया था, यानी कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और जिसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो ये दोनों ही पॉइंट आप नोट कर। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित किस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन 2 भाग 10, ऑप्शन 3 है भाग 11 और ऑप्शन 4 है भाग 12। जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करें। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, तो नोट कर लेंगे ऑप्शन ए को, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं, यानी कि जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सभी अनुसूचियों को आप याद कर लीजिएगा। 12 अनुसूचियां हैं और सिर्फ 12 अनुसूचियां हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्जाम में हर अनुसूची से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पूछता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे फोकस करते हैं। तो प्रश्न में ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल के वेतन से संबंधित है तीसरी अनुसूची। ऑप्शन 2 दिया है मंत्रियों के शपथ से संबंधित है। ऑप्शन 3 दिया है संसद एवं राज्य विधायिका के विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन डी दिया है राजभाषा से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची मंत्रियों के शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 2 दिया है उनका आंसर सही है। चलिए इसी के साथ 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदियों के लिए, मतलब 2 राज्यों के बीच जो नदियां हैं उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर प्रावधान किया गया है? प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है। प्रश्न समझ लिए। ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 262, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 263, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 260 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 268। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अगर आ रहा है तो बताएं जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्य के नदियों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है
तो उसका निपटारा क्या होगा, अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा अपनी वार्षिक प्रतिवेदन देगा। संघ लोक सेवा अपना प्रतिवेदन किसको देता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी अध्यक्ष को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को देता है। तो आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन एक, राष्ट्रपति को देता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन एक को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस प्रश्न को निश्चित तौर पर नोट कर लीजिएगा, और ये प्रश्न मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है कहाँ पे है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी हैग में, और ऑप्शन थर्ड है लंदन में, और ऑप्शन डी है जेनेवा में। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, और जिन लोगों ने इसे 2 पे ट्रिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले प्रश्न पढ़ लीजिए, और उसके बाद चलिए अब चलते हैं प्रश्न देखते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 2 बार न्यायाधीश चयनित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए 2 बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए न्यायाधीश RS पाठक, ऑप्शन 2 न्यायाधीश दलवीर भंडारी, ऑप्शन सी सर BN राव, और ऑप्शन डी है न्यायाधीश PN भगवती। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। न्यायाधीश दलवीर भंडारी एक ऐसे न्यायाधीश थे जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है कहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चेन्नई, और ऑप्शन डी है देहरादून। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को दिया है चेन्नई, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है। चलिए, इसी के साथ प्रश्न है 7वां, और ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी है लीगल एप्टीट्यूड के सेशन में। प्रश्न है, पद डाली इन पेक्स है। अब देखो इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है भाई, समझ लो। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस आयु का बालक या फिर किस आयु का व्यक्ति या मानव अगर अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। किस आयु वर्ग का बालक अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, और ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी है। तो कमेंट में जल्दी से आंसर करेंगे क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। यदि बालक जो है 7 वर्ष से कम का है, या फिर 7 से लेके 12 वर्ष के अंदर का है, या फिर 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा, या फिर ऑप्शन डी दिया है 14 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है, यदि 7 वर्ष के भीतर का कोई शिशु, ठीक है, या फिर बालक। पहली बात तो ये कि यहाँ पे शिशु शब्द का यूज़ नहीं होगा। शिशु को हम बोल सकते हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम शिशु की अवधारणा मतलब शिशु बोलते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, यहाँ पे पेडागोजी की क्लास नहीं चली है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 7 वर्ष के जो भीतर के बालक होते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, तो चूंकि वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से उनके माइंड का क्या होता है डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, मेंटली मैच्योर न होने के कारण उनके द्वारा किया गया अपराध क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 प्रश्न देखते हैं। 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से
कमेंट करें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। और इस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं कि इसे आप कब पढ़ेंगे, तो जब आप एलएलबी में पढ़ेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में आपको देखने को मिलेगा। जब आप एलएलबी करेंगे और एलएलबी में आपको सीआरपीसी की बुक पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। सीआरपीसी आपका एक सब्जेक्ट होगा पूरा पढ़ने के लिए। तो सीआरपीसी में आपको सेक्शन 438 देखने को मिलेगा, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये प्रश्न नोट कर ले। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी स्वई विधि, और ऑप्शन डी है प्रथा यानी कि रूढ़ियाँ, और ऑप्शन 4 है नोटिफिकेशन। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। क्या आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन बी को दिया है, यानी कि पर्सनल लॉ जो होते हैं, आपके खुद के जो नियम और कानून हैं वो आप खुद पे ही लागू करेंगे, उसको आप किसी और पे नहीं लागू कर सकते। यानी कि वो सार्वजनिक नहीं है, ठीक है, सभी के लिए वो कानून नहीं है, वो आपका नियम है, वो आपकी हैबिट है, तो आप उसे कानून की श्रेणी नहीं दे सकते हैं। पर्सनल लॉ मतलब जिसे आप खुद पे लागू करते हैं। तो क्या आप अपनी आदत को किसी और पे थोप सकते हैं? ये जो थोपेंगे ये क्या होता है? ये तो मतलब अगर वो एक्सेप्ट भी करे तो उसकी मजबूरी है भाई। हो सकता है आप उससे रिश्ते में बड़े होंगे, आपके रिश्ते का लिहाज करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं प्रश्नों को क्योंकि टाइम बहुत लंबा लगने वाला है। प्रश्न 17 है, भारत का संविधान लागू किया गया। ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन 2 15 अगस्त को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर को, और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल को। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले ना जो बार बार पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को मैं 10 बार बोलती हूँ कि आप उनको एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न क्या हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इनके अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ठीक है ना, अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और रिपब्लिक डे को हम गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, यानी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आगे हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधायन शक्ति निहित है। अवशेषी विधायन शक्ति किसमें निहित है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन दिया है संसद में, ऑप्शन 2 है राज्य विधायिका में, ऑप्शन 3 है संसद और राज्य विधायिका दोनों में, और ऑप्शन 4 दिया है भारत के राष्ट्रपति में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि संसद जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ऑप्शन ए जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, संसद में निहित होता है। और अगर आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 248 पढ़ते हैं तो 248 में यह प्रावधान किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उम्र समूह के बालक मुफ्त में शिक्षा मतलब कि मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत हकदार है, यानी कि मुफ्त शिक्षा के अधिकार हैं, फ्री एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के हकदार हैं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने ये प्रश्न कई बार रिपीट करके बताया है और ये बताया भी है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद, जब आप भारतीय संविधान का मूल अधिकार पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, तो उसमें मूल अधिकार के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21A आता है, जिसमें
6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो भाई देख लो कहाँ पे ये ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष का। तो देखो ऑप्शन 2 दिया है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद भी याद कर लेंगे, 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसके थ्रू किया गया है? तो 2009 एक्ट के द्वारा किया गया है, अधिनियम 2009 के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, नोट कर लेंगे, ये 3-4 पॉइंट सभी नोट कर लेंगे। मैंने बोला ना कि जब भी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको बताती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं वही प्रश्न आएंगे, उससे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को नोट कर लिया करिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी वीडियो देखने बैठिए कॉपी पेन ले लिया करिए आप लोग। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देता है? ऑप्शन ए चित्त विकृत, ऑप्शन 2 मतता, ऑप्शन 3 प्रकोप और ऑप्शन 4 है दुर्घटना। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? क्या आपको पता है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रकोपन। प्रकोपन का मतलब होता है क्रोध। मतलब अगर आदमी बहुत क्रोध में है ना, तो उसकी जो मतलब मानसिक लेवल होता है, यानी कि मेंटल लेवल होता है ना, वो काम नहीं करता है। गुस्से में बोलते हैं लोग ना कि गुस्से में आदमी जो नहीं करना होता है वो भी कर लेता है, और उसके सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो जब क्रोध में आदमी क्या करता है? किसी को तुरंत क्या करता है? एक्शन लेता है। सडन अचानक से कोई निर्णय लेता है, या फिर सडन क्या करता है? किसी की हत्या करता है, तो वो क्या मानव वध के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कोई भी हत्या मानव वध की श्रेणी में आएगी यदि वो प्रकोपन के अकॉर्डिंग की गई है, यानी कि क्रोधवश की गई है। तो 3rd आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न है UIDAI क्रियान्वयन के लिए दायी है। ऑप्शन ए मनरेगा योजना, ऑप्शन 2 आधार योजना, ऑप्शन 3 स्वच्छ भारत योजना और ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया योजना। भाई ये तो सभी इंडियन को पता होगा और सभी स्टूडेंट को भी पता होगा, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि कभी भी तुम लोग हमेशा इस काम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तुम लोग कभी ध्यान से नहीं देखे होगे कि ये कहाँ पे मतलब कि किस चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही आंसर कमेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप करते हैं तो समझ में आएगा भाई हाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से देखा है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 आधार योजना जो है UIDAI से क्या है? क्रियान्वयन होता है। अब देखिए कभी कभी ना एग्ज़ाम में आपको इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। कई एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। आधार से लिंक होता है। ठीक है, आधार जो आपका होता है इसी के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, यानी इसी से प्रसारित किया जाता है आपका, और इसे आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महत्वपूर्ण है। अस्थायी टेम्पररी जो उसके मेंबर होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका कार्यकाल कितने टाइम पीरियड का होता है पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऑप्शन 1 है 6 वर्ष का, ऑप्शन 2 है 5 वर्ष का, और ऑप्शन 3 है 2 वर्ष का, और ऑप्शन 4 है 4 वर्ष का। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए कमेंट करिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 यानी कि 2 वर्ष दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। यूएनओ के कुल सदस्य देश कितने हैं? 15 मेंबर हैं, और अगर बात की जाए इसमें 5 क्या होते हैं? परमानेंट मेंबर हैं, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या हो जाते हैं? उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है ना।
तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसे आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मामले में निर्णय सुनाया था। चलिए इस प्रश्न का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्या था आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और देखते हैं फिलहाल इस प्रश्न को, उस टाइम पे जो भी यहाँ के आईसीजे के जो भी न्यायाधीश रहे होंगे उन्होंने अपना निर्णय दिया रहा होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आईसीजे ने जो निर्णय सुनाया था, ये आईसीजे कहाँ पे है आपका, ये नीदरलैंड के द हेग में है। मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। और अगर बात की जाए कि जाधव के मामले में जो निर्णय आया था, ये अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने दिया था, जो कि इस ऑप्शन में फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। और उस टाइम पे ये केस, मतलब 2000 टाइम पीरियड में जाधव का केस, कुलभूषण जाधव का केस क्या था, करंट का था। तो करंट में जो क्वेश्चंस उस टाइम पे जो आईसीजे के न्यायाधीश रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में यह निर्णय जो जिस आईसीजे की पीठ ने देखी थी, जिस न्यायाधीश ने इसका फाइनल निर्णय लिया था, वो किसने लिया था, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने लिया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न में बढ़ेंगे। और ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसी प्रकार से करंट के क्वेश्चंस कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। प्रश्न क्या पूछा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। चूंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित आर्टिकल पूछे जाएंगे, इनके चुनाव की प्रक्रिया पूछी जा सकती है, नए राष्ट्रपति का कौन चुना जा रहा है ये पूछा जा सकता है, इनके नंबर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें करंट में हो रही हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें क्या हैं, एग्जामिनर के माइंड में भी होंगी और क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाते हैं। निर्वर्तमान यानी कि जो पहले राष्ट्रपति रह चुके होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जैसे अभी रामनाथ कोविंद हैं, अगर आपकी द्रौपदी मुर्मू क्या बनती हैं, नई राष्ट्रपति 15वां राष्ट्रपति बनती हैं, तो रामनाथ कोविंद उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। क्या ये कथन सत्य हो सकता है। ऑप्शन 2 दिया है, उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। और तीसरा दिया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें, क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ, उसके पद की गोपनीयता दिलाता है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। और जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्रशासन की संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है ये मिश्रित संविधान है, कई सारे देशों के संविधान से मिल करके बना एक संविधान है भारत का संविधान। बहुत सारे संविधानों को पढ़ा गया और उससे जो बहुत अच्छी चीज़ें लगी कि ये भारतीय नागरिकों के लिए सही हो सकती हैं, ये हमारे देश को और मजबूती देंगी, तो उन्हीं चीज़ों को क्या किया गया, भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है। चलिए बताइए कि संसदीय व्यवस्था भारत के संविधान में किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ऑप्शन 3 है कनाडा और ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया। ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है और यह भी पढ़ाया है, क्वेश्चन के माध्यम से भी कराया है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 इंग्लैंड को दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसने हरिजन शब्द का सृजन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हरिजन शब्द का सृजन किया था। ऑप्शन ए M.M. मालवीय, ऑप्शन 2 है विनोबा भावे, ऑप्शन 3 है M.K. गांधी और ऑप्शन 4 है अरविंद। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर करें, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी बताएं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर 3rd है
एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या किया था, हरिजन शब्द का सृजन किया था। तो जिन लोगों ने आंसर थर्ड किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी ने हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर भी लिखा था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे बुरा मानने वाली या फिर गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। पहले क्या था कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है ना, अब देखिए हमारे पूर्वजों ने जो वर्ण व्यवस्था बांधी ताकि मानव जीवन को क्या सुचारू रूप से अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि यहाँ पे जातिवादिता मत फैलाइएगा, मैं आपको हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हाथों में अगर पांचों उंगली बराबर हो जाए तो कभी मुट्ठी नहीं बन सकती, यानी कि यूनिटी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और समाज को सही तरीके से चलाने के लिए क्या किया गया है, वर्ण व्यवस्था की संरचना की गई है समय समय पे अलग अलग तरीक़ों से। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में रंग के हिसाब से किया जाता है, मतलब रंगों के हिसाब से। यहाँ पे आप देखोगे तो जाति के हिसाब से है कि मतलब ये निम्न कास्ट के हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से, ऐसा नहीं है कि किसी वेद में ये सारी चीज़ें दी हैं। और जो लोग ऐसा मानते हैं वो उनका अंधविश्वास है और गलत तरीका है उनका, और मंद बुद्धि हैं वो लोग। भाई मैं तो ये बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर सेम वही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मायने देना बहुत अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इससे पहले जो हरिजन है ना, उनको चमार बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे अन्यथा मत लीजिएगा कि मैम ने ऐसा कुछ बोला, मैं आपको चीज़ों को बताने के लिए बोल रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं गांधी जी को लगता था कि इस बात से हरिजन कास्ट को जो है चोट पहुँचती है, जिसके वजह से उन्होंने हरिजन मतलब होता है जो हरि का हो, मतलब भगवान का हो। हरि मतलब भगवान विष्णु के समीप हो, उसे बोलते हैं हरिजन, ठीक है ना। तो उन्होंने इसीलिए इस नाम को सृजित किया था। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। आप एक समाज में रहते हैं, सारी चीज़ों को जानते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह कहाँ प्रदत्त है, यानी कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 31A। तो जल्दी से इस कमेंट में बताएंगे कि ये इसका सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39C पढ़ेंगे तो आपको यह नीति निर्देशक, जब आप पढ़ते हैं तो नीति निर्देशक के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 39C पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि ये तो आपका क्या है, अनुच्छेद 14, ये फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है। और राज्य से संबंधित जो भी प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 28 है। माली मध्य समिति के क्षेत्राधिकारी में निम्नलिखित में कौन सा विषय था। ऑप्शन ए संवैधानिक सुधार, ऑप्शन 2 आपराधिक न्याय एवं प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन 3 है स्टॉक मार्केट सुधार और ऑप्शन 4 है वैयक्तिक विधि सुधार। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, कमेंट करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 होगा और जिन लोगों ने इसे आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। लास्ट में आप लोग मेंशन जरूर करिएगा कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। आई होप आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ लिया, 29 संख्या। चलिए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में निम्नलिखित में से किसे अभियुक्त नहीं बनाया गया, ठीक है, किसे अभियुक्त नहीं बनाया गया। ऑप्शन 1 है LK आडवाणी, ऑप्शन 2 MM जोशी और ऑप्शन 3 है AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है।
और ये LK आडवाणी का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी। और ऑप्शन 4 दिया है कल्याण सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे कि बाबरी मस्जिद मामले में निम्न में से किसे जो है अभियुक्त नहीं बनाया गया था, कौन इसमें शामिल नहीं था। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न संख्या 29 जल्दी से बताएंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने MM जोशी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 30 है, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और इसका चलन किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय है। यदि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का व्यवहार कोई करता है तो ये किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है संविधान के अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 16 के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 15(4) के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन 3। और 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो कराया था जिसमें ये प्रश्न मैंने आप लोग को कराया था और बताया था कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे, 31वां प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है 25, और ऑप्शन 3 है ऑप्शन 2 है 100, और ऑप्शन 3 है 50, और ऑप्शन 4 है 126। कल की वीडियो में जब मैंने संसद पढ़ाया था आपको, तो संसद में आपको कोर्रम पढ़ाया था। तो कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम कोर्रम क्या होता है, जबकि मैंने वहाँ पे आपको डिफाइन किया था कोर्रम क्या होता है, लेकिन फिर भी आप बार बार वही सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, वीडियो में ध्यान से सुना करिए कि क्या बोला जा रहा है। सिर्फ प्रश्नों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों पर भी थोड़ा ध्यान दिया करिए। ठीक है, यहाँ पे कल की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो इसका आंसर आप बता पाएंगे कि 25 सदस्य जरूरी होते हैं राज्यसभा में कोर्रम पूरा करने के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं गणपूर्ति के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। अब ए सही है तो कल मैंने बताया था कि कोर्रम को कैसे निकाला जाता है। तो ये क्या होते हैं, टोटल मेंबर के क्या होते हैं, 1/10वां भाग होते हैं। तो टोटल मेंबर जो होते हैं आपके राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 होते हैं। तो अगर आप इसका 10वां भाग निकालेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर लोकसभा में निकालना हो तो 550 सीटों का आप 10वां भाग निकालेंगे तो आपको 55 क्या हो जाएगा, कोर्रम पूरा करने के लिए क्या होगा, लोकसभा के गणपूर्ति के लिए जो सदस्य संख्या होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए। तो दोनों के लिए आप याद रख लेंगे और कैसे निकालते हैं फार्मूला भी याद रख लेंगे। चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है न्यायालय के उच्च न्यायालयों की अधीक्षण शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन 2 न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, ऑप्शन 3 है स्पीकर की शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन 4 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अनुच्छेद 226 और 227 आप दोनों देख लीजिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक प्राधिकरण के अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है 227 के अकॉर्डिंग, तो इसे आप देख लेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे इसी के साथ में। 33वां प्रश्न है, ILO का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ILO का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन 1 है जेनेवा, ऑप्शन 2 हेग में, और ऑप्शन 3 है न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन 4 है रोम में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। चलिए भाई, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 जेनेवा में है ILO का ऑफिस, मतलब मुख्य कार्यालय। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन 1 है जनता द्वारा, ऑप्शन 2 लोकसभा द्वारा, ऑप्शन 3 है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा,
और ऑप्शन 4 है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने आज की करंट अफेयर की क्लास देखी होगी तो उपराष्ट्रपति से सभी डाउट खत्म हो जाएंगे और ये जो प्रश्न दिया है इसका भी आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है। क्योंकि अभी आपके करंट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि आपके करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से मेंशन करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन सी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के चुनाव में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। किसी भी फैक्ट्री अथवा खान में नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है। ठीक है ना, प्रश्न ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। कई तरीके से ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न है क्या आपका, प्रश्न है किसी भी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री के लिए किस आयु का जो बच्चा होता है अगर काम करना चाहे, उसकी ज़रूरत है तो वो कार्य कर सकता है किसी भी फैक्ट्री में। तो ऑप्शन 1 है 12 वर्ष के बालक को कार्य करने का मतलब कर सकता है, और ऑप्शन 2 है 14 वर्ष का बालक, और ऑप्शन 3 है 16 वर्ष का, और ऑप्शन 4 है 18 वर्ष का। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। जो बाल श्रम के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ऐसा कौन सा बालक वर्ग है जो बाल श्रम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा और ऐसे बालक क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री और खान में काम कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इम्पॉर्टेंट है, ये जान लो कि 14 वर्ष का जो बालक होता है ना, अब यहाँ पे ये मत देखना कि 18 वर्ष का बालक होगा तो मतदान की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है ना कि उसके घर की कंडीशन क्या है। हो सकता है कि वही बालक क्या हो, अपने घर की ज़रूरतों को यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला वही एक बालक हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख करके भी इस चीज़ में छूट दी गई है, ठीक है ना। तो ये माना जाता है कि 14 वर्ष का जो बालक होता है मेंटल लेवल पर लगभग परिपक्व हो चुका होता है, उसका बौद्धिक विकास हो चुका होता है और शरीर से भी लगभग क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। तो इसलिए अगर 14 वर्ष का बालक कहीं पे कार्य करता है तो ये बाल श्रम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नोट कर लेंगे इस प्रश्न को, कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। ये प्रश्न देखो भाई, मूल अधिकार मैंने हमेशा बताया, बहुत ही प्रश्न आपके रिपीट करके और घुमा घुमा के पूछते हैं। देखो, एक तो आपका अस्पृश्यता का पूछा था, दूसरा प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल गया। आगे भी हमने मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न देखे, तो आपको 3-4 प्रश्न यहाँ पे मूल अधिकार से देखने को मिल गए। तो चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 29 और 31, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 29 और 32, और ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 29 और 30, और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 30 और 31। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आप नहीं बता पाते तो ये आपकी गलती है भाई। आप लोग सारी वीडियो नहीं देखोगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ प्लेलिस्ट चेक करो और सारी वीडियोस को देख लो और सभी प्रश्नों को नोट कर लो। यहाँ तक कि मैंने आपको खुद से भी बोला है कि आप लोग टॉपिक पढ़ लो, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर आप लोग शब्दों से ज़्यादा पढ़ना, मतलब कि क्वेश्चन सुनने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रपति निम्न में से किसे छोड़कर सभी को नियुक्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे शपथ नहीं दिला सकता है, ठीक है, और बाकी सबको तो शपथ दिलाएगा ही। तो यहाँ पे आप समझिए, ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 2 राज्यपाल को, ऑप्शन 3 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और ऑप्शन 4 है राज्यसभा के अध्यक्ष को। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। राज्यसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये सभी प्रश्न के आंसर क्या है, सही हैं। तो मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, जबकि क्या है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन
4 होगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कल की वीडियो में मैंने बताया था। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। पढ़ा हुआ प्रश्न है आपका, कितने सदस्यों को नामित करता है? चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन थर्ड, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है और लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? नियुक्त करता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है ना। और ये जो राज्यसभा के, देखिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा में क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्र से, जैसे आपके हो गए विज्ञान, साहित्य, कला, प्रदर्शन, इन सारे क्षेत्रों से अलग अलग जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है? राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। चलिए इसके बाद देखेंगे, उत्पात हो सकता है। उत्पात क्या होता है? ऑप्शन 1 है लोक, ऑप्शन 2 निजी, ऑप्शन 3 लोक एवं निजी दोनों, और ऑप्शन 4 है या तो लोक या तो निजी। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। ये प्रश्न पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया है कि न्यूसेंस क्या होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूसेंस क्या हो सकता है? लोक और निजी दोनों हो सकता है। मैंने बताया ना कि ये प्रश्न मैंने आपको कराया है, तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न देखेंगे, 40वां प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन 2 है 24वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन 4 है 93वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? देखिए जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें जो टोटल अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, और बाद में पहला संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, वो क्या थी? 9वीं अनुसूची थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 41वां प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम प्रयुक्त हिंदू में शामिल है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू जो है वो शामिल है। कौन कौन लोग हिंदू माने जाएंगे? ऑप्शन 1 है बौद्ध, ऑप्शन 2 सिख, और ऑप्शन 3 है जैन, और ऑप्शन डी है निम्न में सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपरोक्त में सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम में बौद्ध, सिख और जैन ये तीनों ही क्या होते हैं? हिंदू के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन का उपचार उपलब्ध है, यानी कि किसके पास ये उपलब्ध होता है? ऑप्शन 1 पत्नी के पास, ऑप्शन 2 पति के पास, ऑप्शन 3 है पति और पत्नी दोनों के पास, और ऑप्शन 4 है पति के पिता के पास होता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर? तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 पति और पत्नी दोनों के पास दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपचार होता है। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 यानी कि धारा 9 पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह प्रावधान देखने को मिलेगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार कहलाता है। क्या कहलाता है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है प्रवर्तनीय स्वीकृति, ऑप्शन 2 स्वीकार किया गया प्रस्ताव, और ऑप्शन 3 है अनुमोदित वचन, और ऑप्शन 4 है संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट होता है। यदि क्या होता है विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है तो वो क्या कहलाएगा? संविदा कहलाता है, और ये संविदा की डिफिनीशन भी है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न जो हैं आपके कथन और निष्कर्ष से संबंधित हैं, और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं 44 से 50 तक दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं, और अब तो एग्ज़ाम में इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। चलिए दिया है, पहला कथन दिया है यहाँ पे। चलिए आगे हिंदी में देखते हैं भाई। हाँ, यहाँ पे प्रख्यान दिया है आपका, भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के निर्णय पर रखी गई है। ऑप्शन 2 दिया है,
कारण यहाँ पर दिया है, रीजन जो दिया है वो क्या है, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो देखेंगे इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। दे रहा है कि ऑप्शन 1 जो आपका प्रख्यान है और जो आपका कारण है, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन 2 दे रहा है कि जो प्रख्यान दिया है और जो आपका रीजन दिया, कारण दिया है, वो दोनों ही सही हैं, परंतु एक की व्याख्या जो है आर सही तरीके से, यानी कि जो उसका कारण दे रहा है उसको सही से नहीं बता रहा है। और ऑप्शन 3 दिया है कि ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन 4 दे रहा है कि ए गलत है और आर सही है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न को बखूबी अच्छे से जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन ए को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और जो यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है दोनों ही सही दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास रखी होती है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास होती है। और देश की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है ये भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, मुखिया होता है, ये कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो दिया गया स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 है। चलिए, प्रश्न संख्या 45 है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है दोनों के कार्य अलग अलग हैं। ऑप्शन 2 दे रहा है, न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उनकी योजनाओं को लागू करने में मदद करती है। चलिए, आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन और समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रख्यान दिया है, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये चीज़ें हमारे संविधान में नहीं दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 46वां हमारा है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्रिमंडल जो होगा निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। और कारण दे रहा है कि ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं। तो क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही दिए गए हैं। ऑप्शन देख करके बताएंगे क्या है सही, इसमें जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को दिया है ये आंसर उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नोट कर लीजिएगा और आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आजकल जो है ना क्वेश्चंस का यही ट्रेंड है और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिलहाल 50 क्वेश्चन तक आपको यही झेलना है, उसके बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे प्रश्न है 47वां प्रश्न आपका है, भारत का संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, भारत में एकल नागरिकता की क्या है, प्रवृत्ति है। एक ही नागरिकता मिल सकती है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर रीजन जो दे रखा है, भारत के संविधान की प्रवृत्ति क्या है, संघीय है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे भी ऑप्शन 3 होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ 48वां प्रश्न देखेंगे, एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो क्या ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी, चाहे वो पुलिस हुआ, कानून हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है ना। किसी भी अपराधी को उसको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए क्या उकसाया नहीं जा सकता या फिर बाध्य नहीं किया जा सकता। रीजन देखते हैं, रीजन दिया है एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा एक, वो सही हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, 49वां प्रश्न है आपका,
काफ़ी बोर हो गए होंगे क्योंकि लंबी काफ़ी वीडियो हो गई है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए तैयारी पूरी अच्छी से करिए और अवॉइड करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, पढ़ना ही है, बस इतना समझ लीजिए कि पढ़ना ही है, किसी भी तरीके से बस पढ़ना ही है। 49वां प्रश्न है, अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है। तो क्या आपको ये सही लग रहा है? मतलब प्रावधान है इसलिए ही क्या है, अपराध दंडनीय है। ऑप्शन 2 है, अपराध नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है। भाई आपको क्या लग रहा है, अपराध क्या है? नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है, यानी कि समाज का जो विद्रोह करते हैं वो क्या है, आपका अपराध कहलाता है। तो इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा कि यहाँ पे जो दिया है अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि अपराध नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है। तो ये जो इसका रीजन दिया है ना, इसको सही तरीके से इसको व्याख्या नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं पर क्या है, सही तरीके से आपके कथन का जो है यहाँ पे कारण नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ में क्वेश्चन पढ़ लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न है, रूढ़ि का विधि प्रभाव होने के लिए उसका पुरातन होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि किसी भी रूढ़ि या फिर प्रथा या नियम को प्रभाव में आने के लिए या फिर उसे कानून बनाने के लिए उसका पुराना होना आवश्यक होता है। क्या ऐसा जरूरी है? और जो रीजन दिया है वो दिया है कि रूढ़ि लोगों की सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन 2 है जो भी है। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करें भाई, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1। और जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। रूढ़ि लोगों को सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कोई भी, मैंने आपको जब विधि की परिभाषा पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, कोई भी नियम जब क्या होता है, लगातार लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा क्या किया जाए, स्वीकृत किया जाए और वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, तो वो आगे चल करके क्या कर लिया जाता है, कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये आपके क्या हैं, और रूढ़ि या फिर नियम या कानून जो होते हैं ये लोगों के अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सब आके हैं आपके पास, तो चलिए एंजॉय करते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, दक्कन पास स्थित है। दक्कन पास कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन 1 है अंडमान तथा निकोबार के बीच स्थित है, और ऑप्शन 2 है उत्तर तथा मध्य अंडमान के बीच स्थित है, ऑप्शन 3 है उत्तर तथा पूर्व अंडमान के बीच स्थित है, और ऑप्शन 4 है उत्तर तथा दक्षिण अंडमान के बीच स्थित है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर कंफर्म नहीं, मे बी ऑप्शन 1 होगा, आप इसे चेक कर लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 52 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? यानी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला था? ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 2 है वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ऑप्शन 3 है राजा राजगोपालचारी द्वारा, ऑप्शन 4 है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं भाई। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनरल नॉलेज का, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे जरूर देख लेंगे। ऑप्शन 1 है जापान, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 USA और ऑप्शन 4 है फिलिस्पीन। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है फिलिस्पीन देता है मैग्सेसे पुरस्कार। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 54 पे। समय मापन के विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समय मापन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? हेरोलॉजी
कॉस्मोलॉजी या फिर टोमोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 हैरोलॉजी बोलते हैं समय मापन के विज्ञान को। चलिए आगे देखते हैं। 55 प्रश्न है संगणक की यानी कि कंप्यूटिंग में एक निब्बल होता है, 1 निब्बल इक्वल्स टू कितना होता है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। 4 बीट होता है या फिर 4 बाइट्स होता है या फिर 8 बाइट्स होता है या 8 किलो बाइट्स होता है? जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4 बाइट्स होता है तो 1 निप्पल बराबर। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन ए का आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 56वां प्रश्न देखेंगे। देख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के संस्थापक निम्न में कौन है? चलिए भाई, कौन है ट्विटर के संस्थापक? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एलन मस्क का भी मतलब थोड़ा सा आप जैसे कि करंट में थोड़ा सा देखोगे कि एलन मस्क ने क्या किया, ट्विटर को खरीद लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी करंट में आप लोगों को पढ़नी चाहिए और करंट के न्यूज़ से है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप लोग करंट की न्यूज़ पे भी अपडेट रहा करिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ट्विटर के जो संस्थापक हैं ब्रिजस्टोन, इवान विलियम्स और नोवा ग्लास और जैकेट डोरसे हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया कि करंट में जो न्यूज़ चल रही है ट्विटर से संबंधित उसको भी आप एक बार जरूर पता कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न है निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? भाई ग्रीन हाउस गैस से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आता है। मैं कोशिश करूंगी कि ग्रीन हाउस गैस आपको एक बार पढ़ा दूं क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत मतलब मामूली से क्वेश्चन आएंगे लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 है मीथेन, ऑप्शन 3 है ओजोन और ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन। तो देखो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सभी होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा घटना की परिणति निम्नलिखित में से किसके अचानक बंद होने के फलस्वरूप हुई थी? ठीक है ना, कौन यहाँ पे आंदोलन रुका था जिसके फलस्वरूप चौरी चौरा घटना हुई थी? तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सिविल अवज्ञा आंदोलन, बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन? तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 असहयोग आंदोलन की घटना जो है बंद होने के बाद ही चौरी चौरा घटना जो है साक्ष्य में आया था। अगर बात की जाए चौरी चौरा घटना कब हुआ था तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, मे भी आपके एग्जाम में डेट पूछ लिया जाए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 59वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सटीक तिथि है जिस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए भाई, इसका स्थापना कब हुआ, ये कहाँ पे स्थित है, इसके न्यायाधीश कौन है, करंट से भी क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन भी पूछे गए। तो भाई आईसीजे आप जरूर पढ़ लीजिएगा भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है बीएचयू वालों के लिए और बाकी एग्ज़ाम बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है जनवरी यानी कि 31 जनवरी 1946 को, ऑप्शन 2 दिया है 31 मार्च 1946 को, ऑप्शन 3 है 18 अप्रैल 1946 को और ऑप्शन 4 है 28 मार्च 1946 को। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को दिया है यानी 31 जनवरी 1946 को आईसीजे की स्थापना हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यायालय की जो स्थापना है ये 31 जनवरी 1946 को हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे और कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड के हेग में हुआ था, ये भी आप नोट कर लेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पद प्रयुक्त किया जाता है उन चट्टानों के लिए जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हैं लावा के घनीभवन होने के फलस्वरूप? ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन 2 है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन 3 है वितलीय चट्टान और ऑप्शन
4 है तलछटी चट्टान। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ देखेंगे प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है, मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 जनसंख्या नियंत्रण से, ऑप्शन 2 लोक राजस्व एवं व्यय से, और ऑप्शन 3 है मुद्रा का जारी किया जाना, ऑप्शन 4 है निर्यात और आयात से। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को दिया है लोक राजस्व एवं व्यय को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति संबंधित होता है लोक राजस्व एवं व्यय से। चलिए, इसी के साथ प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है उन पौधों को इंगित करने के लिए जो खारे पानी में उगते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, खारे पानी में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन ऑप्शन 1 है मेसोफाइट्स, ऑप्शन 2 है हेलोफाइट्स, और ऑप्शन 3 है हाइड्रोफाइट्स, और ऑप्शन 4 है थैलोफाइट्स। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को आंसर किया है, सॉरी 2 को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, 63 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए, फिर यहाँ पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखने को मिल गए। तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि लीगल में या फिर जीएस में अगर आपको एलएलबी क्रैक करना है तो इतना जान लीजिए कि आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए और लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। तो लगभग 50% आपके पेपर तैयार हो जाते हैं। लेकिन 50% नंबर से आपका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अन्य चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन 50% का गारंटी हो जाएगा ना, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो। और बाकी जो है थोड़े बहुत तुक्के से भी चलेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन 4 है राज्यसभा अध्यक्ष। सभी चीज़ों को बराबर से समय दो और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ करके आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है कि संसद के दोनों सदनों का दो अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो कौन बुला सकता है? वो लोकसभा के अध्यक्ष बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष बुला। देखेंगे, प्रश्न है 64, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन समुद्र के जल में कमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन 1 रेडियम, ऑप्शन 2 आयोडीन, ऑप्शन 3 है थोरियम, और ऑप्शन 4 है मैग्नीज। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। समुद्र के जल में कमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक का फार्मूला है, ठीक है। और नमक में क्या होता है इसके अतिरिक्त? आयोडीन। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 65 है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? आग्नेय चट्टान कौन सा है निम्नलिखित में से? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, सैल चट्टानों को आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं, मार्बल को या फिर कार्जाइट को बोलते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें। इस प्रश्न का सही आंसर ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जिन लोगों ने इसको आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें पद क्यू का प्रयोग किया होता है? ठीक है, ऑप्शन 1 चेस, ऑप्शन 2 लिबर्ड्स, ऑप्शन 3 ब्रिज, और ऑप्शन 4 है स्कैश। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। लिबर्ड्स क्या होते हैं? क्यू के प्रयोग से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी है सीरी
माभो भंडारनायके और ऑप्शन 3 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 4 है गोल्डा मेयर। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 है और जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई थी, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है। किसे फ्रांस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए, देखो ये भाई करंट का आंसर है, तो उस टाइम पे जो भी रहे होंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल अभी करंट का देखिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ करंट पढ़ लीजिए, जो भी प्रश्न है पूछे गए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, ये भी करंट से ही मान लो या फिर मतलब जो भी है करंट से ही लगभग है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक होता है एक ही रंग के 5 छल्ले, या फिर ऑप्शन 2 है अलग अलग रंगों के 5 रिंग, और ऑप्शन 3 है 4 नीली रिंग और अलग अलग रंगों के 4 रिंग। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ओलंपिक में जो क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। चलो मैं बता दे रही हूँ, फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2। 5 अलग अलग रंगों के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उसके ये क्या है, प्रदर्शन चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखेंगे और हर रंग के छल्लों का अलग अलग क्या है, उनका अलग अलग प्रदर्शन, मतलब उनका कुछ ना कुछ रीजन है। तो उसको मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, आगे पढ़ा दूंगी। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है फिलहाल, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पूरा पढ़ा के ही दम लूँगी। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए का राजनयिक संदेश किसने दिया था। भारत भारतीयों के लिए जो स्टेटमेंट है, यह संदेश या फिर मैसेज किसने दिया है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन 3 है A.O. ह्यूम ने, ऑप्शन 4 है डी वाचा का है ये स्टेटमेंट। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 दयानंद सरस्वती का यह स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर बात करूं कि इनका सबसे फेमस जो स्टेटमेंट है वो वेदों की ओर लौटो है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया पुस्तक प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, ठीक है। चीन के दीवार की लंबाई कितनी है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, कितनी है चीन के दीवार की लंबाई। ऑप्शन 1 है 2000 मीटर, ऑप्शन 3 है 2500 मीटर, ऑप्शन 3 है 3000 मीटर और ऑप्शन 4 है 3460 मीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। देखो अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मीटर में दिया है, और जब आप इस प्रश्न को गूगल करोगे तो आपको किलोमीटर में यह ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किलोमीटर में चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, 21,196 किलोमीटर दीवार की चाइना वाल की जो लंबाई है वो इतनी है, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच जाना, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 72। निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है, काफ़ी बार पढ़ाया हुआ रिपीटेड प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक समूह का अधिकार, और ऑप्शन 3 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को दिया है उनका आंसर सही है, और लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है, क्योंकि बार बार ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को विधिक करार दे दिया गया था। तो अभी ये वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए 73 प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा लाए गए हैं, 42वें संविधान के द्वारा, 44वें संविधान द्वारा, 47वें संविधान या फिर 49वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर। देखो भाई मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हुए पूछे हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है फंडामेंटल
राइट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जब भारत का मूल संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे और बाद में संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो बाद में आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, रखा गया है, भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है। तो आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 74वां, संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार शामिल है, यानी कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। और अभी आपने देखा कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित इससे पहले भी 2 प्रश्न पूछा जा चुका है इसी प्रश्न क्वेश्चन बुकलेट में। तो चलिए प्रश्न देख लिए, ऑप्शन देखते हैं। 82वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन 2 है 50वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन 3 है 86वें, और ऑप्शन 4 है 79वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए, फंडामेंटल राइट से तो भर के क्वेश्चन आए हैं फिलहाल यहाँ पे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, यह बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मौलिक अधिकारों में इसको किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो अनुच्छेद 21A के अकॉर्डिंग रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न है 75, लेक्स लोसी का अर्थ होता है, लेक्स लोसी का अर्थ होता है, ऑप्शन 1 है राष्ट्र का कानून, ऑप्शन 2 है विधि निर्माण के लिए संप्रभुता आवश्यक है, ऑप्शन 2 है देश का कानून सर्वोपरि है, और ऑप्शन 4 है राजा सर्वोपरि अधिकारी है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को दिया है उनका आंसर सही है। लेक्स लोसी का मतलब होता है राष्ट्र का कानून, यानी कि राष्ट्र के लिए बनाया गया कानून ही क्या कहलाएगा, लेक्स लोसी कहलाता है। तो चलिए आगे इसी के साथ प्रश्न देखेंगे। 76वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है। अभी हाल ही में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। ऑप्शन 1 है प्रस्तावना, ऑप्शन 2 है मूल अधिकार, और ऑप्शन 3 है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन 4 है नीति निर्देशक तत्व। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग राज्य के कल्याणकारी तत्वों की अवधारणा दी गई है भारतीय संविधान में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, संसद का अधिवेशन कौन करता है या कौन बुलाता है। 77 प्रश्न आपका है, 77वां प्रश्न आपका दिया है कि संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है। ऑप्शन 1 है संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति, और ऑप्शन 4 है स्पीकर और उपराष्ट्रपति बुलाते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें, क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 3 राष्ट्रपति को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, इसके बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। नहीं, अभी और प्रश्न हैं आपके, तो इन सभी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न है 78वां, भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन 1 मद्रास, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 है पंजाब एवं हरियाणा में, ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 है, और जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई थी, इनका नाम था फातिमा बीबी। तो आप नाम भी याद रखेंगे। और ये क्या थी, उच्च न्यायालय में चुनी गई पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो नाम याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न है, राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन 1 है अधीनस्थ श्रेणी में आती है, ऑप्शन 2 सर्वोच्च श्रेणी में, स्वायत्त श्रेणी में, या फिर प्रत्यायोजित श्रेणी में आती है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। राज्य की विधायिका द्वारा निर्मित विधि सर्वोच्च श्रेणी में आती है। आगे प्रश्न है, और इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद गणित के प्रश्न आपके पूछे गए हैं।
प्रश्न है प्लासी के युद्ध का स्थल स्थित है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसका स्थल कहाँ पे है, यानी कि प्लासी कहाँ पे है। ऑप्शन 1 है बिहार में, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 3 है उड़ीसा में और ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, पश्चिम बंगाल में प्लासी के युद्ध का जो स्थल है वो है। और अगर क्वेश्चन हो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के तौर पे। तो सभी प्रश्नों को देख लेंगे। आगे आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा या क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में मेंशन कर देंगे। आपके सभी प्रश्नों को दूर कर दिया जाएगा, आपके सभी प्रश्नों का आंसर आपको उसका हल आपको दे दिया जाएगा। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।